फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और फिलहाल मैं पहुंची हूँ नेपाल में, और नेपाल में एक बहुत ही फेमस सा झरना है जिसका नाम है नमस्ते झरना। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी कभी नेपाल के इस नमस्ते झरना में आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। और क्योंकि मैं झरने से थोड़ी सी दूरी पे खड़ी हूँ, क्योंकि झरने का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मेरा नेपाल का ट्रिप था ये बाइक ट्रिप था। और जब भी आप इंडिया से नेपाल अपनी गाड़ी से जाते हैं, चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो, आपको एक नेपाली परमिट बनवाना होता है जिसे भंसार कहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको भंसार बनवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं ताकि आपको भंसार बनवाने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं जब बाइक से गई थी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, और मैं जरूर चाहूंगी कि उन प्रॉब्लम्स को आप फेस ना करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ अभी जोगबनी में, और जोगबनी से थोड़ा सा आगे जाके बॉर्डर है, तो बॉर्डर क्रॉस करना है एंड देन वी विल एंटर इनटू नेपाल। वैसे तो जब आप इंडिया से नेपाल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पूर्णिया से नेपाल गई थी तो जब भी आप ईस्ट साइड नेपाल में जाना चाहते हैं तो आपको जो चेक पोस्ट मिलता है वो जोगबनी में मिलता है। मतलब जोगबनी में ही इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। तो ये रहा जोगबनी का मार्केट। और अगर आप जोगबनी की तरफ से जा ही रहे हैं तो एक सजेशन मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी कि आप करेंसी का एक्सचेंज कर लें। मतलब जोगबनी के मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोकल वेंडर्स होते हैं ना, जिनसे अगर आप बात करेंगे कि आपको नेपाली करेंसी चाहिए तो वो कुछ पैसे लेते हैं एज ए कमीशन, और एजेंट का जो कमीशन होता है पैसे एक्सचेंज करने का वो लेंगे आपसे। और 100 रुपीज़, जैसे अगर आप उनको 100 रुपीज़ दोगे ना तो वो आपको 160 रुपीज़ देंगे। तो ये कुछ नेपाली करेंसी का एक्सचेंज रेट है। तो आप इसी मार्केट से अपना करेंसी एक्सचेंज करवा लीजिएगा और उसके बाद उस करेंसी को लेके आप नेपाल में एंटर कीजिएगा। हालांकि आप चाहें तो करेंसी एक्सचेंज नेपाल में जाकर भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इंडिया में ही करेंसी एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि नेपाल में जो थोड़ा रेट है वो ज़्यादा रहता है कमीशन का। तो ये रहा आपका इंडिया का इमिग्रेशन पॉइंट, ये है जोगबनी। और जोगबनी में ही ऐसा आपको एक दरवाज़ा और यू कैन से द्वार बनाया हुआ है, और यही एंट्री पॉइंट है नेपाल के लिए। यहाँ पे फोर्स ऑल टाइम प्रेजेंट रहती है 24/7, और यहीं पे आपको अपना आधार कार्ड शो करना होता है। तो सिर्फ आपको आधार कार्ड अगर आप शो करते हैं, आपकी इंडिया की नेशनैलिटी है तो आधार कार्ड पे मेंशन होता ही है, तो उसको देखने के बाद जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं वो आपको नेपाल में एंट्री करने देते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नेपाली ट्रांसपोर्ट से नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब नेपाली गाड़ियों से, तब आपको भंसार बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी बाइक से जाएंगे या फिर अपने कार से जाएंगे तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये नेपाल के पुलिस वाले हैं, ये आपको रोकेंगे और पास में ही ऑफिस रहेगा जिसका नाम रहता है भंसार ऑफिस। इसी भंसार ऑफिस से आपको अपना भंसार बनवाना होता है। इसकी ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप जाइए और वहाँ से चेक कीजिए। और अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो भंसार बनवाने के साथ ही आप ऑफिशियली एंटर कर चुके हो अब नेपाल में। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तब आपको विराटनगर मिलेगा, और ये रहा विराटनगर का गेट। यहाँ पे थैंक्स फॉर विजिटिंग लिखा हुआ है, और उस साइड से आपको दिखेगा विराटनगर पूरे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो यहाँ का जो रास्ता है वो अच्छा है, आप देख सकते हैं। रोड्स जो है वो उनकी कंडीशन फ़िलहाल काफ़ी अच्छी हैं। कुछ दूर तक तो रोड आपको अच्छी मिलेंगी, बाकी का जो रोड है वो मैं ज़रूर आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे। और विराटनगर में एक चीज़ जो बहुत फेमस है वो है यहाँ का आई हॉस्पिटल। तो आप जब इस रोड पे जाएंगे ना तो आपको रोड के दोनों साइड काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, स्पेशली आई हॉस्पिटल्स। और ये जो आप बस लगी हुई देख रहे हैं ये नेपाल की लोकल ट्रांसपोर्ट है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नेपाल जाते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट से सैर करते हैं, तो ये बसेस वही हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस रहती है। तो जब भी आप इस रास्ते से जाते हैं अपनी व्हीकल से तो वो रोक कर आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप अपना भंसार दिखाइए। और यहाँ ये जो आपको रोड दिख रही है ये एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसे रोड आपको 1.5 से 2 किलोमीटर मिल सकते हैं। तो इस तरीके के रोड पे भी चलने के लिए तैयार रखिए खुद को। और
हालाँकि ऐसा हो भी सकता है कि जब आप जाएँ तो ये रोड है वो पूरी तरीके से अच्छी बन चुकी हो, तो आपको ऐसा ना मिले। फिलहाल जब आप उस रोड को क्रॉस करेंगे तो फिर से आप मेन मार्केट में पहुँच जाएँगे, और मेन मार्केट में ये जो चौराहा सामने आपको दिख रहा है, यहाँ क्रॉस करने के बाद आप इंटर करते हो इटहरी में, और ये रहा इटहरी का मार्केट। तो अगर आपको ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करना है तो आप इटहरी के मार्केट से कर सकते हैं। यहाँ पे आस-पास काफ़ी सारी लोकल शॉप्स हैं, जहाँ पे आप ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ की ट्रैफ़िक रूल्स जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो, या फिर कार से भी जा रहे हैं, तो जो साइड में जो मिरर रहती है ना, उस मिरर में मतलब वहाँ पे मिरर आईना लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो उसके लिए भी ये लोग फ़ाइन लगाते हैं और आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। फिलहाल रास्ते जब आप इटहरी को क्रॉस करोगे तो काफ़ी खूबसूरत सा रास्ता आपको दिखता है। काफ़ी रोड जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई है और काफ़ी वाइड रोड है। तो मतलब अगर आप बाइक से जाते हैं तो इधर काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको, मतलब दोनों तरफ ग्रीनरी है, बीच में रोड है, और ट्रैफिक भी बहुत ही कम थी, मतलब पूरी रोड खाली ही आपको ऐसे दिखेगी। तो बाइकर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से फ़िलहाल हम लोग अभी पहुँच चुके हैं धरान में, और ये जो आपको बसेस दिख रही हैं, ये है धरान का बस स्टैंड। तभी यहाँ से बहुत सारी बसेस निकलती हुई आपको दिखेंगी, और धरान शहर का जो मिड पॉइंट है उसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे क्लॉक टावर से। तो पीछे जो आप टावर देख रहे हैं उसका नाम है धरान क्लॉक टावर, और जब आप क्लॉक टावर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ोगे तो पूरे रास्ते में आपको मार्केट दिखेगी, और धरान का मार्केट भी काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे आपको हर एक आइटम्स की अलग अलग शॉप मिल जाएंगी। तो काफ़ी बड़ा सा मार्केट था, तो आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि जब आप नमस्ते वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके आ जाओ, वहाँ घूम के वापस आ जाओ, तब यहाँ पे शॉपिंग करना है, क्योंकि अगर अभी शॉपिंग करोगे तो फिर जाने में लेट हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ करेंसी जोगबनी में एक्सचेंज किया था, और कुछ करेंसी को धरान में भी एक्सचेंज किया था। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि जो करेंसी एक्सचेंज का रेट इंडिया में था वो रेट तो सेम ही है, लेकिन जो कमीशन होता है वो नेपाल में जाके अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो जो एजेंट होते हैं वो ज़्यादा कमीशन आपसे लेते हैं। तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इंडिया में ही करेंसी एक्सचेंज करवा लें। फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल अभी पहुँच चुकी हूँ पहाड़ों में, और आप साइड में माउंटेन्स देख सकते हैं, और ये जो रास्ते देख रहे हैं यहाँ भी आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाएंगे। तो अगर आप इधर ही रुकना चाह रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहीं पे आसपास आप अपना होम स्टे लीजिए और थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद आप नमस्ते वाटरफॉल के लिए निकलिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप पहले वाटरफॉल को जाइए, और उसके बाद आते टाइम आप डिसाइड कीजिए, मतलब जब आप वाटरफॉल से रिटर्निंग में आइएगा तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको स्टे कहाँ करना है। उसके अनुसार आप अपना होम स्टे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ोगे ना, तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे जैसे हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे जो होम स्टे वगैरह का रेट है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट जब हम लोग ना पूरे रास्ते में मतलब 2-3 जगह ऐसे पूछते गए थे कि होम स्टे का क्या रेट है, तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे रेट जो था वो सेम ही था। तो आप उसकी टेंशन ना करें, आपको काफ़ी सारे होम स्टे और रहने के लिए होटल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल और यहाँ पे जो आपको ये गेस्ट हाउस दिख रहा है जिसका नाम है अधिकारी गेस्ट हाउस, तो हमने जो रूम था वो यहीं लिया था, और इसके आसपास और भी कई सारे लॉज थे और होटल वगैरह भी थे, तो आप चाहें तो इधर भी स्टे कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ होटल्स का नंबर मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप भी कभी धरान जाते हैं या फिर नमस्ते वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं तो आप इधर स्टे कर सकते हैं। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, गो एंड चेक इट आउट। और इन होटल से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, मतलब पूरे शहर का व्यू आपको दिखाई देगा यहाँ से। और ये कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे जब आप वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हो ना, तो रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और दोनों तरफ मतलब आप देख सकते हो पूरे जंगलों के बीच से होते हुए आपको जाना है। और पहाड़ों में ना कभी मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। अभी जैसा आप देख रहे थे काफ़ी धूप थी, और जब आप थोड़ी दूर आगे चलोगे तो आप देख सकते हैं पूरा धुंध सा छा गया था। मतलब जब हम लोग भेटेदार एंट्री किए थे ना, ये जो रास्ता है ये भेटेदार का भी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं। तो आगे एक हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि यहाँ से धनकूटा जो है वो 36 किलोमीटर है। तो ये जो मार्केट आप देख रहे हैं छोटा सा ही मार्केट था, और इसी जगह का नाम है भेटेदार।
अब आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चौराहा है, आप चौराहा देख सकते हैं, चौराहा के आसपास भी काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं और वो भी काफ़ी अच्छे-अच्छे होटल्स हैं, तो आप चाहें तो रुक सकते हैं। बट फ़िलहाल अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अपने आज के डेस्टिनेशन की तरफ, और डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने से जो रास्ते में व्यू मिले थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। अगेन आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, अभी कुछ देर पहले आपको धुंध दिखाई दे रही थी और अभी पूरा जो स्काई है वो क्लियर हो चुका है, और अभी दोपहर के उम 2:30 या 3 बज रहे थे और मौसम जो था वो पूरा क्लियर हो चुका था, और जो व्यू थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। मतलब अगर आप बाइक से जाते हो तो सच में मतलब ऐसा होता है ना, दिल खुश हो जाने वाला, ऐसे कुछ रास्ते थे यहाँ के। सो फाइनली इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लोग अपने आज के डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये सामने जो आपको गेट बना हुआ दिख रहा है यही है नमस्ते झरना का गेट। आप इसके अंदर अगर एंटर करोगे तो फिर इधर आपको 2-3 होटल्स भी देखने को मिलेंगे, और ये धनकूटा में, ये जो नमस्ते वाटरफॉल है ये धनकूटा में ही आता है। तो यहाँ पे आप अपनी बाइक की या फिर कार की जो पार्किंग है कर सकते हैं। साइड में आपको अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा, और यहाँ पार्किंग करने के बाद अगेन आपको एक और छोटा सा एंट्री पॉइंट मिलेगा, मतलब गेट जैसा दरवाज़ा बनाया गया है जहाँ पे लिखा गया है प्रवेश द्वार। तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, और यहाँ से अब आपको पैदल ही जाना होगा। और जब आप पैदल वाले रास्ते में एंट्री करोगे ना, तो उधर भी आपको काफ़ी अच्छा सा व्यू दिखेगा, और साथ ही साथ आपको दिखेगा ऐसे छोटे-छोटे कई सारे शॉप्स बने हुए हैं, जहाँ से आप चाहें तो नेपाल की जो कुछ चीज़ें हैं, ज्वेलरी वगैरह हैं, वो ले सकते हैं। और अगेन आप व्यू देख सकते हैं, मतलब व्यू में कोई कमी नहीं है, फुल टू आपको ग्रीनरी, माउंटेन्स, झरने, ये सब आपको दिखाई देंगे। और वहीं बीच-बीच में और भी आपको होटल्स वगैरह मिलेगा, तो आप चाहें तो यहाँ से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर अपने साथ कुछ स्नैक्स कैरी कर सकते हैं, जो कि आप झरने के साइड जब जाइएगा तो बैठ के आराम से उधर खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ कि झरने के पास जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना होता है। तो यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, और ये नेपाली लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप काउंटर से टिकट लेते हैं, और काउंटर के पास में ही वॉशरूम भी है। तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहीं चले जाइए, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। देन आफ्टर जब आप इस गेट को, छोटा सा जो गेट है, इसको आप क्रॉस कीजिएगा, तो जब हम लोग क्रॉस किए तो हमें कुछ आंटी दिखी थी जो कि नेपाली संगीत का आनंद ले रही थी। तो ज़रा आप भी नेपाली संगीत को एक बार सुन लीजिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, और इन रास्तों से होते हुए इस तरीके की लोहे के कई सारे आपको पुल भी दिखेंगे रास्ते में। तो इन पुल को क्रॉस करते हुए आप आते हैं इस ब्रिज पे, और ये जो ब्रिज है यहाँ पे आप फ़ोटो लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो काफ़ी फेमस है फ़ोटोग्राफी के लिए। तो आप ये जो आप पानी का फ्लो देख रहे हैं, ये वाटर जो है ये झरने की तरफ से ही आया है। और अगेन मैंने जैसा बताया आपको कि कई सारे आपको पुल्स मिलेंगे। तो ये जो आप लोहे की सारी सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं झरने के पास। तो अभी हम लोग झरने के पास पहुंच चुके हैं, और ये आप फ्लो देख सकते हैं, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो बस इन्हीं सीढ़ियों की मदद से अभी जा रहे हैं झरने की तरफ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये चेंजिंग रूम है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम बनाया गया है। वैसे यहाँ की जो एंट्री फी है वो 75 रुपीज़ है, और वो नेपाली करेंसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वाई दे आर टेकिंग चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे जो झरना है वहाँ पे कायदे से तो एंट्री फी नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा कुछ झरने के नज़दीक भी आप नहीं जा सकते। इनफैक्ट इस झरने का जो पानी नीचे की तरफ बह के जा रहा है ना, उसमें आप नहा सकते हो। लेकिन झरना बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं, स्पेशली बिहार के साइड से, तो एक बार तो इस झरने को विजिट कर सकते हैं।
पे एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, और वो ये कि जैसे हम लोग वाटरफॉल के पास जाते हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ जाएँगे तो वीडियो बनाएँगे ही, फ़ोटो बनाएँगे ही। लेकिन मतलब थोड़ा-सा जो ये जो झरना है उससे थोड़ी दूरी पे ही आप वीडियो शूट और फ़ोटो शूट कीजिएगा, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी दूर-दूर तक वाटर उधर से आते रहता है, तो आपका जो कैमरा है वो पूरी तरीके से भीग जाता है। हालाँकि ये जो वाटरफॉल है इसका नाम नमस्ते झरना इसलिए पड़ा क्योंकि जब वाटर ऊपर की तरफ से नीचे आता है ना, तो पहाड़ों के जो शेप हैं वो ऐसा लगता है जैसे हाथ जोड़ के वो खड़े हैं और उसपे पानी ऊपर से आ रहे हैं। So yeah, this is all for today's video और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा नेपाल का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हुआ होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगती है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।